अगर आप आउटसोर्सिंग में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। कुछ लोगों के लिए बुरी भी खबर है, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि आउटसोर्सिंग वालों ये अब ना किसी फर्म के सहारे नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये, किसी फर्म के सहारे इनको नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि उसका एक बोर्ड नियुक्त हो गया है जिसका नाम है UPCOS, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम, ठीक है। आउटसोर्सिंग का ये बोर्ड है जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं आउटसोर्सिंग उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम। हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं UPCOS, ठीक है। इसका बोर्ड बन गया। आउटसोर्सिंग में अगर काम करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि आप खुल के बोलिए कि हम UPCOS से हैं, आउटसोर्सिंग से नहीं है। अंग्रेजी में बोल के बताइए UPCOS से हम हैं। कोई मतलब पूछे तो उसका हिंदी में बोल दीजिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से हम हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे। इसमें कई समस्याएं थी। इस समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सेवा शुरू किया गया है निगम द्वारा, ठीक है। आप प्राइवेट आउटसोर्सिंग के तौर पे ही हैं, ये मत भूलिएगा कि हम आउटसोर्सिंग नहीं हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया बोर्ड के जैसे आपका UPSSC हो गया, चयन सेवा आयोग वाला हो गया, उसी तरह का ये भी है। इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें समस्याएं थी, ठीक है। जो वर्तमान समय की वर्तमान स्थिति की समस्याएं थी, इसको देखते हुए किया गया है। समाधान भी इसी में किया गया है। निगम इसके उद्देश्य भी हैं। जैसे अगर निगम बना हुआ है या कि जैसे आपका कोई बोर्ड है, कोई समस्या होती है तो उसका भी उस बोर्ड में सुनवाई की जाती है, तो इसमें भी आपकी सुनवाई की जाएगी अगर आपसे संबंधित कोई समस्या है तो, इससे संबंधित अगर कोई समस्या आपको है तो, ठीक है। इसमें पहला सबसे पहले क्या किया गया है, सरकार द्वारा इसमें कोई मानदेय कटता है लोगों का, जिसमें हम PF कहते हैं। कुछ कंपनियां भेजती हैं, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों का पैसा खा जाती हैं, नहीं भेजती हैं, ठीक है। जैसे जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, कुछ लोगों का PF कटता है उसका ECSI पे, और किसी किसी का नहीं कटता। बाद में चेक करने पता चलता है कि इसका तो कुछ ही नहीं कट रहा था, ठीक है। ESI खाता आपके पास अगर है तो आप पक्के कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के। अगर ESI अगर आपका नहीं है तो भाई आपका कुछ भी नहीं है, ये भी आप नोट कर लो। ये अभी जो बना हुआ है ये बोर्ड, इस बोर्ड में सबसे पहले समाधान का किया गया कि इसमें आपको कैसी कैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम का गठन की आवश्यकता है। निगम तो गठन हो गया है, ठीक है। और जो लोग इसमें भर्ती होंगे उनका ESI कटना बहुत ज़रूरी है। EPF ESI कटना बहुत ज़रूरी है। कईयों का नहीं कट रहा है, जैसे बहुत लोग हैं उनका नहीं कट रहा है। और इसमें ना कुछ नियम एवं शर्तें हैं, जैसे निर्धारित मानकों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। पैरामीटर तय होगा आपका कि कैसे आपको रखा जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। अभी तो आप किसी भी सहारे से हो जाते थे, चाहे पैसा दे के, चाहे व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे भी आपका नियुक्ति हो गया था। अब इस प्रकार नहीं होगा। अब आपको छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा। अगर आप परीक्षा देंगे, पास होंगे, तभी आपका नियुक्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगा, बिना पैसे का नियुक्ति होना ही इसमें। अभी तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ये अभी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और इसमें आउटसोर्सिंग में 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना लोग वेतन रोक देते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से ये नहीं होगा। जैसे आपकी मंथ खत्म होता है, मंथ के लास्ट तक आपका वेतन आ जाएगा। इसमें लिखा है आउटसोर्सिंग कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा। 1 तारीख को आपका वेतन हर महीने में पहुंच जाएगा। ये चीज़ 1 तारीख चौथा महीना 2025 से लागू होगा। अभी लागू नहीं है, लागू हो जाएगा। और साथ में ही आपका PF अकाउंट में आपकी कुछ धनराशि उसमें कट के जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का सबसे मूल है EPF और ESI। आप पता करें, अगर आउटसोर्सिंग पे अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपका EPF और ESI आपका कटना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कह के कटवाइए, अगर नहीं है तो कह के कटवा लीजिए अभी के अभी आप, ठीक है।
ईएसआई का लाभ क्या होता है? समस्त महिला कार्मिकों को 180 दिन 6 महीने पेड पैरामीटरी लीव प्रथम या द्वितीय डिलीवरी पर 42 दिनों का पेड मैटरनिटी लीव प्रदान किया जाएगा। अगर अब ईएसआई ईपीएफ में अगर आपका नाम दर्ज रहेगा तभी आपको मिलेगा ये। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं कटता तो कह के कटवाइए, नहीं तो घाटा आप ही का है। जब से निगम लागू हुआ है, अभी तो लागू नहीं हुआ, 1 अप्रैल से ये लागू होगा। इसमें 2 तरह के फायदे होने वाले हैं सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। जैसे कार्मिक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक धनराशि परिवार को दी जाएगी। ठीक है, 7 लाख रुपया तक परिवार पा सकता है। कंफर्म नहीं बता सकता अभी, लेकिन ये अभी 1 तारीख से भी लागू होगा। क्या पता लागू भी हो सकता है, जो लिखा हुआ है ये आधिकारिक है, जो पढ़ के बता रहा हूँ मैं। दूसरा है 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि के आधार पर 1,000 रुपये से 7,500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि के आधार पर 1,000 से 7,500 रुपया प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए है ये। तीसरा है विधवा को 1,000 रुपये से 2,900 रुपये आजीवन पेंशन दी जाएगी, अगर वो विधवा महिला है तो। ठीक है, चौथा है अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर उनके माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपया पेंशन दी जाएगी। ये आउटसोर्सिंग में बदलाव है। लेकिन आपका अभी फिर भी बता रहा हूँ मैं, अगर आपका ईपीएफ नहीं कटता है तो कह के करवाओ। अगर रहेगा ईपीएफ तभी ये सब लाभ मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये भी नोट कर लो आप। ठीक है, और हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है राज्य सरकार को प्रस्तावित प्रकरण है ये। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। पहला है आउटसोर्सिंग कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित है। जैसे कि सरकारी जितने लोग नियुक्ति हैं, जिनके सरकारी नियुक्ति हो चुकी है, जो परमानेंट वाले हैं, उनको 1 साल में 14 छुट्टी मिलती है सीएल, और इसमें 2 घटा करके 12 कर दिया गया। 12 आपको छुट्टी मिलेगी। सरकारी में 14 मिलता है और आउटसोर्सिंग पे आपको 12 मिलेगी। आप कभी भी एनी टाइम गायब हो जाइए, एप्लीकेशन लगाइए और चले जाइए। 12 छुट्टी आपको 1 साल में खर्च करना है। दूसरा है समस्त कार्मिकों को 10 दिन में चिकित्सा अवकाश प्रस्तावित है। उसमें पता नहीं, काउंट नहीं किया, लेकिन है इसमें भी आपको 10 दिन आकस्मिक अवकाश चिकित्सा के तौर पे आप जा सकते हैं। कोई दुर्घटना है, कोई काम है, आप इसमें भी छुट्टी ले सकते हैं। 12 वो 10 ये। ठीक है, 22 छुट्टी हो गया आपका। और सरकारी कर्मचारियों द्वारा जैसे मिलता था, अगर कहीं कोई लेटर पहुंचाने जा रहा है अपने ज़िले से उस ज़िले दूसरे ज़िले में, अपने मंडल में कोई कार्य करना हो तो उनको टीए मिलता था, तो अब आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी मिलेगी टीए और डीए। ठीक है, मुख्यालय से अगर बाहर जाता है कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभाग के कार्य से, तो उसको टीए और डीए उसको मिलना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद चौथा है, सबसे मस्ट है, जरूरी है, कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख। समझ में आया? चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख। ठीक है, ये राज्य सरकार आपको उत्पन्न कर आपको देगी है। अगर आपकी सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए, अगर किसी दुर्घटना से भी आपकी मृत्यु होती है तो आप उसमें 5 लाख रुपए आपको दिया जा रहा है। ये अभी दिया जाना प्रस्तावित है, स्पष्ट लिखा है इसमें। ठीक है, चौथा बैंक से प्राप्त होने वाले लाभ। अगर इस सारा चीज़ आपका तभी होगा जब आपका ईपीएफ कटेगा, नहीं कटेगा तो मान के चलिए कुछ नहीं होने वाला है। पहला है दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर बैंक द्वारा 30 लाख तक धनराशि कार्मिक के परिवार को दी जाएगी। इस हेतु कार्मिक को किसी प्रकार की प्रीमियम दे नहीं होगी। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब हल्के में ना लें,
और सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने हैं अब बहादुर बन के काम करें, ठीक है। सबको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आप अपना अब प्राइवेट वाले नहीं रहे हैं तो प्राइवेट, लेकिन ये सरकार द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम UPCOS। किसी कंपनी के थ्रू अब आप नहीं रहने वाले हैं, अब कोई विभाग ही आपको चलाने वाला, जो कि एक विभाग गठित हो गया UPCOS, ठीक है। कोई आपकी कंपनी नहीं, वो नहीं होगा आपका नहीं होगा कि आप वो जो कहता था वो आप करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप निश्चिंत रहिए, आपको COS से जोड़ा गया है, ठीक है। COS का मतलब UPCOS का मतलब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, ठीक है। बनाएंगे एक अगला वीडियो बना के बताएंगे उसमें क्या क्या मिलने वाला है।